यूक्रेन और रूस के बीच भीषण जंग 11वें दिन भी जारी है और अब तक रूस की मिलिट्री यूक्रेन के 5 बड़े शहरों पर कंट्रोल कर चुकी है। लेकिन पुतिन का असल टारगेट यूक्रेन की राजधानी कीव और राष्ट्रपति जेलेंस्की है, क्योंकि कीव पर कंट्रोल या जेलेंस्की के खात्मे के साथ ही यूक्रेन पर रूस का कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन मुश्किल यह है कि 10 दिनों की कोशिशों के बाद भी रूस के टैंक कीव पर चढ़ाई नहीं कर पाए हैं। यूक्रेन की आर्मी ने राजधानी कीव पर अपना नियंत्रण बनाया हुआ है और यही वजह है कि अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन का सब्र टूट रहा है। वो यूक्रेन का नामो निशान मिटाने की धमकी दे रहे हैं, जबकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की कह रहे हैं कि वो झुकेंगे नहीं, आजादी के लिए लड़ते रहेंगे। 11 दिन बाद भी कीव को क्यों नहीं कैप्चर कर पा रहे हैं पुतिन? ग्यारह दिन बाद भी जेलेंस्की को क्यों नहीं तलाश पा रहे पुतिन? क्या जेलेंस्की को बैकअप मिल गया है, इसीलिए कीव पर कब्जा बड़ा चैलेंज बन गया है? जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, युद्ध के और भी विनाशकारी होने का खतरा भी बढ़ रहा है, क्योंकि पुतिन को ना कीव मिल रहा है और ना ही जाने दुश्मन जेलेंस्की। क्योंकि पुतिन के लिए कीव का मतलब सिर्फ कीव नहीं, कीव का मतलब जीत है, कीव का मतलब जेलेंस्की का खात्मा है और पुतिन को दोनों से ही मतलब है। अगर दोनों कैप्चर में आ गए तो पुतिन का मिशन यूक्रेन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, क्योंकि जेलेंस्की कम नहीं है, ना दब रहे हैं, ना झुक रहे हैं, डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं, रूसियों के सामने तन कर खड़े हैं। यही बातें पुतिन को परेशान कर रही हैं और उनके गुस्से को और भी बढ़ा रही हैं। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जैसे जैसे देर हो रही है, पुतिन की सेना और भी आक्रामक हो रही है। कीव में सुबह से अब तक 16 धमाके सुने गए हैं। कीव में लगातार बज रहा है युद्ध का सायरन। कभी भी कीव में घुस सकती है रूसी आर्मी। हैरानी तो इस बात की है कि युद्ध भी चल रहा है, बातचीत की कोशिश भी, कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। पुतिन रोल बैक को तैयार नहीं, जेलेंस्की झुकने को तैयार नहीं, क्योंकि कल से लेकर आज भी पुतिन को मनाने की कोशिश की गई। शनिवार को यूक्रेन संकट पर इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने रूस के पुतिन से मुलाकात की। यूक्रेन को लेकर के मुलाकात कई घंटे तक चली। यूक्रेन ने कीव और मॉस्को दोनों के साथ इजराइल के संबंधों का हवाला देते हुए बेनेट को रूस के साथ मध्यस्थता करने के लिए कहा है, लेकिन पुतिन ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। इजराइल को इस बात की भी फिक्र है, क्योंकि सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद के लिए मॉस्को का खुलेआम सैन्य प्रदर्शन किया है। आज भी मामला शांत करने के लिए टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने पुतिन से बात की, लेकिन पुतिन ने रोल बैक से साफ मना कर दिया। एर्दोगन से बातचीत में पुतिन ने कहा, युद्ध रुक सकता है, लेकिन पहले यूक्रेन को रूस की शर्तों को मानना होगा। मतलब यूक्रेन को हथियार डालना होगा और मिलिट्री खत्म करना होगा। एर्दोगन के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने भी पुतिन से बात की। बातचीत का मकसद सिर्फ यही है, किसी तरह युद्ध रुके। नेटो के कुछ देश युद्ध रोकने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन यूक्रेन को सैन्य मदद भी पहुंचा रहे हैं। ये बात पुतिन भी समझ रहे हैं, इसीलिए पीछे नहीं हट रहे। जिस तरह से दिख रहा है, वैसे तो यही लग रहा है कि अमेरिका, नेटो, ईयू का इंटरेस्ट युद्ध खत्म कराने से युद्ध ज्यादा दिन खींचने में दिख रहा है। मैं नहीं समझता जेलेंस्की अपनी भाषा बोलता है। वो अमेरिका में पढ़ा हुआ है, अमेरिका का उस पर प्रभाव बहुत है, तो उसे बुलाया जा रहा है। मेरा यह भी मानना है कि वेस्ट नहीं चाहता कि लड़ाई खत्म हो। वो चाहते हैं इसको, अगर कीव भी कैप्चर हो जाए, वो तो समय की बात है, हो जाएगा, तो इसको गुरिल्ला वारफेयर में बदल दो,
सबको हथियार दे रखे हैं आपने, सिविलियंस को, ना उनका कोई डिसिप्लिन है, ना आधे बगैर ट्रेनिंग के हैं। तो रशिया को बांध के रखा जाए ताकि उनकी इकोनॉमी पर वही असर हो जो अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन पे हुआ था। लड़ाई कीव पर आकर रुकी हुई है, जिस कीव को पुतिन ने आसानी से कैप्चर का सोच रखा था। अगर 11 दिन बाद भी 10 लाख जवानों वाली सेना को 1,70,000 वाली यूक्रेनी सेना बचा रखी, तो इसकी वजह क्लियर कट जेलेंस्की को मिल रहा बैकअप है, जो नेटो ईयू प्रोवाइड कर रहे हैं। 3 ओर से यूक्रेन को मदद मिल रही है, डिफेंस, आर्थिक और मानवीय मदद। युद्ध शुरू होने के बाद अब तक यूक्रेन को 55 लाख करोड़ की सहायता मिल चुकी है। इस मदद में नेटो के 30 में से 24 देश मदद कर रहे हैं। इसे नेटो रिस्पॉन्स फोर्स कहते हैं। प्राग में 2002 के समझौते के अनुसार नेटो सेनाएं सामूहिक रूप से एक दूसरे की मदद को तैयार रहेंगी। यूक्रेन नेटो का सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी नेटो के सदस्य देश युद्ध में यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। और पुतिन के गुस्से की नंबर 1 वजह यही है। अगर जेलेंस्की डटे हुए हैं और कीव में रूसी घुस नहीं पा रहे हैं, अमेरिका जैवलिन एंटी टैंक स्ट्रेंजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम दे रहा है, तो रूस के खिलाफ युद्ध के लिए अमेरिका के 3,000 वॉलंटियर तैयार हैं। रूस के खिलाफ इंटरनेशनल बटालियन में 3,000 अमेरिकी सैनिकों के शामिल होने की खबर है। जर्मनी 1,000 एंटी टैंक हथियार, 500 मिसाइल, 9 होइट्जर तोप भेज चुका है। ब्रिटेन टैंक और आर्मर्ड व्हीकल एयर डिफेंस सिस्टम से सपोर्ट कर रहा है। लात्विया में अमेरिकी पैराट्रूप्स अपाचे हेलीकॉप्टर्स तैयार खड़े हैं। एस्टोनिया में F-35 लड़ाकू विमान अलर्ट पर हैं। पोलैंड में 7,000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार है। स्वीडन ने 5,000 एंटी टैंक रॉकेट से मदद की है। बेल्जियम 3,000 ऑटोमेटिक राइफल्स, 200 एंटी टैंक हथियार यूक्रेन को दे रहा है। चेक गणराज्य 4,000 मोर्टार, 30,000 पिस्टल, 7,000 असॉल्ट राइफल, 10,000 बुलेट जेलेंस्की को लड़ने के लिए दिया है। लिथुआनिया में F-35 लड़ाकू विमानों की तैनाती, 2,000 सैनिक तैयार हैं। नीदरलैंड्स 200 स्टिंगर एयर डिफेंस रॉकेट, 50 एंटी टैंक मिसाइल से मदद कर चुका है। यूक्रेन को आर्थिक मदद भी नेटो के देश दे रहे हैं। खाद्य सुरक्षा के लिए 37,950 करोड़ मिल चुके हैं। अमेरिका ने खाद्य सुरक्षा और पलायन करने वालों को 37,950 करोड़ रुपए का ऐलान किया। यूक्रेन को यूरोपीय इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से जोड़ने के लिए 227 करोड़ दिए गए। कनाडा हथियारों की खरीद के लिए 3800 करोड़ का ऐलान कर चुका है। जैसे जैसे युद्ध खींच रहा है, रूस पर कई तरह के प्रेशर क्रिएट किए जा रहे हैं। नेटो अमेरिका के सामने आकर भले ही युद्ध नहीं कर रहा है, लेकिन पीछे से पुतिन को कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। इनका मानना है कि रूस पर जितने ज्यादा आर्थिक हमले होंगे, उस पर युद्ध रोकने का दबाव भी बढ़ेगा। रूस पर आर्थिक हमले कर रूसी बैंकों पर स्विफ्ट बैन लगा दिया गया है। रूस के पास 47,88,000 करोड़ विदेशी मुद्रा भंडार। पश्चिमी देशों के बैन से 24 लाख करोड़ के नुकसान की आशंका। बैंकिंग बैन, रूस के 2 बड़े बैंक सबर बैंक और बीटीबी बैंक सहित 6 बड़े सरकारी प्राइवेट बैंक स्विफ्ट के तहत बैन। प्रोडक्ट बैन, एप्पल, सैमसंग, बॉक्सो की बिक्री नहीं होगी। पुतिन के दोस्तों की संपत्ति फ्रीज। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस में पुतिन के करीबी दोस्तों की 50,000 करोड़ की संपत्ति फ्रीज। ईयू के एक्शन में 351 रूसी सांसदों की संपत्ति भी फ्रीज। ट्रैवल बैन, रूसी एयर फ्लाइट की उड़ान पर रोक। पोलैंड, चेक, बुल्गारिया, एस्टोनिया ने हवाई क्षेत्र बंद किए। यूक्रेन को सैन्य मदद मिल रही है, रूस पर भी बैन लग रहा है, लेकिन पुतिन कीव और जेलेंस्की के बिना युद्ध रोकने को तैयार नहीं है। अब जहां तक रशिया के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जब तक वो उन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल नहीं करता, मुझे नहीं लगता ये लड़ाई जो है ये इसमें कोई कमी आएगी। और उनके वो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, जो उनकी कीव कैपिटल जो ऊपर है, उसमें वो पॉलिटिकल रिजीम जो है उसको चेंज करना चाहते हैं।
तो वो रिजीम तभी चेंज होगी जब उस पर वो जो पॉलिटिकल अथॉरिटी उसको वो कब्जे में करेंगे। उनकी जो मिलिट्री है वो अगर अपने हथियार डाल देगी। कहा तो यह भी जा रहा है कि अगले कुछ घंटों में पुतिन ने कीव और जेलेंस्की को कब्जे में लेने का फाइनल प्लान तैयार कर लिया है। जो खबर आ रही है वो जेलेंस्की के लिए फिक्र में डालने वाली हो सकती है, क्योंकि पुतिन ने कीव पर ट्रिपल अटैक का बिग प्लान बनाया है। इस बार रूस की आर्मी जमीन से, हवा से, नेवी से, तीनों विंग के साथ हमला करने वाली है। कीव को घेरने का एक्शन प्लान जो है उसके मुताबिक रूस के 1 लाख सैनिक जो हैं वो तैयार हैं। 4 मिलिट्री कमांड इस मिशन में शामिल की जाएंगी। रूस के एयरफोर्स बेस एक्टिव हैं। बेलारूस की तरफ से भी यूक्रेन को घेरने की तैयारी हो रही है और रूस का नेवल इन्फेंट्री ब्रिगेड भी तैयार। यानी आप ये कह सकते हैं कि रूस ने जमीन, आसमान, समंदर तीनों के रास्ते हमले की तैयारी की है। हमारे साथ जनरल कुलकर्णी है। जनरल साहब, ये जो एक्शन प्लान बताया जा रहा है रूस का है और जो मूवमेंट आपको दिखाई दे रहा है, आपको क्या लगता है रणनीति के हिसाब से? ये रूस जो चाहता है कि कीव को घेरा जाए, जैसे बार बार हम लोग बात कर रहे हैं कि द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट अ फाइट। उसने फाइटिंग सब जगह तो दिखा दी, पर कीव के अंदर वो थोड़ा सा सतर्क है कि उस तरह का नुकसान वो ना करे जो खार्किव में किया। उसके मद्देनज़र मुझे लगता है उसकी कंप्लीट, जैसे मनीष भी बता रहे थे, जो ईस्टर्न आर्मी, द 4 डिस्ट्रिक्ट्स, वेस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट, साउथ मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट, सेंट्रल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट एंड ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट, ये 4 मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके नीचे आर्मीज हैं। उन आर्मियों को मद्देनजर रखते हुए अगर आप देखें तो एक तो उसका जो एक्सिस ऑफ एडवांस है वो आ रहा है बेलारूस से। बेलारूस यानी कि चेरेनिव जो इलाका कीव की ओर आ रहा है। फिर उसके बाद एक आ रहा है जो खार्किव, सूमी से होता हुआ सीधा कीव के लिए हमला करेगा। तीसरा एक्सिस है डोनबास रीजन को कैप्चर करने के बाद वो डोनबास से भी कीव की तरफ जाए। और चौथा है क्रीमिया, ओडिशा से वो ऊपर चढ़ेगा। यानी कि उसने अपने सारे जो मकसद है उसका कि कीव की घेराबंदी इतना टाइट करना है, और उसको वो भी जो कीव का एरिया है वो उसने दे रखा है सेंट्रल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट को और ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट को। कुल मिला के 1 लाख के लगभग इस समय रशियन सैनिक कीव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें ईस्टर्न मिलिट्री कमांड यानी बेलारूस से आने वाली उस लोकेशन से वो सीधा कीव की तरफ पहुंच रहे हैं। इसलिए 64 किलोमीटर लंबा काफिला दिखाई दे रहा है, जिसमें आर्टिलरी से लेकर मैकेनाइज्ड कॉलम और एयर स्क्वाड्रन तक मौजूद है। यानी जल, थल, वायु तीनों सिचुएशन से निपटने की इसमें पूरी तैयारी है। पुतिन की सेना कीव पर हमले करने के लिए कौन कौन सा विकल्प चुन सकती है, उसको ग्राफिकल एनिमेशन के जरिए समझते हैं। अब हम आपको दिखा रहे हैं रशियन आर्मी का वो गेम प्लान जिसके जरिए इस समय रशियन आर्मी कीव को चारों तरफ से घेरने की पूरी तैयारी में आगे लग गई है। और इस समय ऑन ग्राउंड ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले ईस्टर्न मिलिट्री कमांड के 29 कंबाइंड आर्म्स आर्मी, उसके बाद 35 कंबाइंड आर्म्स आर्मी और 36 कंबाइंड आर्म आर्मी। हम आपको ये बता दें कि ये इस समय इसका टास्क है कीव के ऊपर दबाव बनाना और पोजीशन को होल्ड करना। वही सेंट्रल मिलिट्री कमांड यानी सेंट्रल मिलिट्री आर्म्स आर्मी के जो इस समय 41 कंबाइंड आर्म आर्मी है, इसका मकसद है कि खार्किव और कीव के बीचों बीच एक बैरियर का काम करना और पोजीशन को होल्ड करते हुए आगे बढ़ना। वही वेस्टर्न कमांड में 1 टैंक आर्मी, 6 कंबाइंड आर्म्स आर्मी और 20 गार्ड्स कंबाइंड आर्मी। हम आपको साधारण शब्दों में समझा दें कि मैकेनाइज्ड यानी जमीन से लेकर आकाश तक की पूरी फॉर्मेशन और पूरी शक्ति के साथ एरिया को होल्ड करना और दबाव बनाना। और यह कमांड सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि डोनेट्स्क और लुहांस्क के इलाके में अपना दबदबा कायम रखना, रिबेलियंस यानी जो इस समय नई सरकार वहां पे बनी है उनको कंट्रोल करना, सपोर्ट करना, यूक्रेनियंस को खदेड़ना और फिर सीधा दबाव कीव की तरफ बढ़ाना, यह इनका टास्क है। लेकिन सबसे नीचे इंपॉर्टेंट है वो जहां से जो ब्लैक सी और एरिया को डोमिनेट करते हैं। जनरल कुलकर्णी, यह पूरा गेम प्लान है, ऑर्डर ऑफ बैटल है इस समय कीव को घेरने का। बिल्कुल कोई शक नहीं। और जिस प्रकार से जबरदस्त घमासान लड़ाई हो रही है, कम से कम जो मैं कहूँगा कि सदर्न डायरेक्शन में, और वो जो है ब्लैक सी का एरिया जो है और सी ऑफ अज़ोव का जो एरिया है, और खास करके क्रीमिया और ओडेसा टू द वेस्ट एंड मारियोपोल टू द ईस्ट, और वो जो डोनबास के रीजन के साथ जुड़ा हुआ है, मुझे लगता है ये पूरा का पूरा एकदम जब टाइट हो जाएगा वो यूक्रेन को बिल्कुल लैंडलॉक करके रखेंगे। और उसके बाद खार्किव, सूमी और फिर ऊपर से चेर्निहिव और फिर कीव का जो डायरेक्शन आ रहा है, कीव की घेराबंदी अगले 24 घंटे के अंदर होनी निहायत ज़रूरी है। कीव का गिरना मतलब यूक्रेन का गिरना।
जितनी लंबी लड़ाई होगी उतनी ही परेशानी रूस को होगी। इरपिन और बूचा को क्रॉस करने में इसे लंबी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, लेकिन ऐसे में चारों तरफ से चोक कर पोजीशन को होल्ड करना कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है मनीष। एंड बेसिकली मैं कहूंगा ये 3 थ्रस्ट लाइन पे ऑफेंसिव है। नॉर्दर्न थ्रस्ट जो कि कीव की तरफ आ रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कीव इज द हब सेंटर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हम लोग कहते हैं ग्राउंड ऑफ टेक्निकल इंपॉर्टेंस इन टेक्निकल लेवल, वो है कीव। द सेकेंड इज नॉर्थ ईस्टर्न जो कि खार्किव पर है। खार्किव इसलिए वो कैप्चर करना चाहता है। खार्किव यूक्रेन का मैन्युफैक्चरिंग हब है, यहाँ डिपोज हैं, यहाँ फैक्ट्रीज हैं, यहाँ टैंक्स बनते हैं, ये सब चीजों को वहां पे लेना है। एंड थर्ड थ्रस्ट लाइन इज द साउथ और साउथ ईस्टर्न थ्रस्ट लाइन जो कि ब्लैक सी की तरफ से है। वो उड़ीसा, खैरसोन, मैरियापोल, डोनेस्क एंड लोहांस्क, ये एरिया थोड़ा रशिया की तरफ झुका हुआ है, और इस एरिया से वो इसमें नेवी का भी इस्तेमाल करेगा, एम्फीबियस ब्रिगेड भी आएगी और ऑपरेशंस को आगे करेगा, जिससे कि रिऑर्गेनाइजेशन फेज में जो ये 2 नई कंट्रीज जो बनी है, इनको एक अच्छी बाउंड्री मिले। अल्टीमेटली ये बाउंड्री एग्रीमेंट्स और नेगोशिएशन के बाद तैयार होंगी, लेकिन वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से उन एग्रीमेंट्स में जाना चाहता है। और इन सब पर नजर है सीधा मॉस्को की, यानी उनकी न्यूक्लियर डिटरेंस के साथ, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के साथ, एयर सुपीरियरिटी के साथ, हर एक मूवमेंट पर इस समय मॉस्को से सीधा नजर है इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर पर। कीव बड़ा चैलेंज बन गया है, क्योंकि रूसी सेना यूक्रेन के दक्षिण पूर्व के 5 शहरों पर कब्जा कर चुकी है। कीव पर कब्जे के साथ साथ पुतिन यूक्रेन को हर तरह पैरालाइज करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। यूक्रेन के न्यूक्लियर रिएक्टर पुतिन की प्रायोरिटी में है। 3 न्यूक्लियर रिएक्टर पर कब्जा रूस कर चुका है। रूस जानता है कि 54% यूक्रेन को बिजली यहां से आती है, जो बड़ा ऊर्जा संकट पैदा कर सकता है। यूक्रेन का यह दावा है कि रूस की सेना युजनोक्रायंस्क पावर प्लांट पर भी कब्जे की तैयारी कर रही है। सेना इस पावर प्लांट की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही है। रूस का लक्ष्य यूक्रेन के सभी पावर प्लांट्स पर कब्जा करना है और यूक्रेन की बिजली सप्लाई को अपने काबू में कर लेना है। और इसके लिए वो कहां कहां पर हमला कर रहा है, यह आपको हम दिखाते हैं। जैसे 24 फरवरी को चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट पर उसने कब्जा कर लिया। उसके बाद 4 फरवरी को ज़पोरिशिया न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा हुआ, और अब युजनोक्रायंस्क पावर प्लांट पर कब्जा करने की उसकी तैयारी है। और जहां जहां भी इन न्यूक्लियर प्लांट्स की ओर बढ़ी है रूस की फौज, तब तब यूक्रेन ने दुनिया को रेडिएशन का डर दिखाया है। दुनिया को बताया कि कैसे रूस जो है वो एक रेडिएशन लीक की जैसी परिस्थिति का खतरा जो है वो वहां पर बना रहा है। जैसे आपने इस बातचीत में भी सुना, अंदर से, क्योंकि जब बाहर फौज आई तो अंदर से अपील की जा रही थी कि फायरिंग बंद कर दें तुरंत, वरना बहुत बड़ी त्रासदी जो है वो हो सकती है। और इसका डर यूक्रेन की सेना बार बार दिखा रही। लेकिन इसमें एक सवाल जरूर उठता है, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट क्यों इतने जरूरी हैं रूस के लिए? जी जनरल कुलकर्णी, और ये इस जो लड़ाई की इस स्टेज में उसके लिए अपने हाथ में ये हथियार होना कि मैं पावर सप्लाई मेरे हाथ में, ये जरूरी है बहुत। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स अगर पावर मैन्युफैक्चर करते हैं तो बम भी मैन्युफैक्चर करने की काबिलियत रखते हैं, क्योंकि यूरेनियम वही है जो प्लांट में बिजली पैदा करता है। और वही सर, आपको एक रिपोर्ट आपने पढ़ी भी होगी, जो रिपोर्ट आई उसमें बताया गया रूस की ओर से कि उनके पास इस तरह की टेक्नोलॉजी हो गई थी, यानी कि यूक्रेन के पास, कि वो बता रहे थे कि एक्सप्लोजिव और साथ ही साथ कैनन जो जिससे दागे जा सकते हैं, उस तरह के न्यूक्लियर बॉम्ब्स को बनाने के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। कुछ महीने में बना लेते, शायद यही वजह थी कि रूस ने बोला कि हमने अटैक किया, हमें आना पड़ा। ये टैक्टिकल वॉरहेड्स, यानी कि बिल्कुल टैक्टिकल वॉरहेड जो टिप है उसमें न्यूक्लियर का इस्तेमाल किया जाए। तो इसीलिए रूस नहीं चाहता है। और जब 91 में अपना यूक्रेन बना था, 1500 वॉरहेड्स रूस ने लिए थे, और रूस ने वादा किया था कि इसका जो पैसा है वो देंगे और वो इसको यकीन करेंगे कि यूक्रेन को उसका नुकसान ना हो। और ये जितने भी हैं जो हम लोग दिखा रहे हैं, तीसरा वाला भी जो है ये भी डिनाइपर नदी के ऊपर ही है। अगर ज्योग्राफिकली भी बाद में अगर खुदा ना खास्ता यूक्रेन 2 भागों में बढ़ जाता है, ईस्ट और वेस्ट में, तो चेर्नोबिल से लेकर के ये जो दोनों जो न्यूक्लियर प्लांट है ये डिनाइपर पे है। बाकी जो 2 है वो थोड़े वेस्ट के अंदर है जो बिजली पैदा करते हैं। और यही वजह है कि जब
रशियंस ने इस एरिया में रेड किया और रेड करने के बाद जब उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया तो उनको प्लूटोनियम बेस्ड जो न्यूक्लियर वॉरहेड है उसके काफी सारे पेपर्स और डॉक्यूमेंटेशन मिली। उसके बाद ये तय किया गया कि इसको पूरा कंट्रोल किया जाए। दो ऑप्शन है, पहला, जेलेंस्की बार बार इस बात को न्यूक्लियर का खतरा बता रहे थे इंटरनेशनल एरिया अरीना को, तो इसलिए वो चाहते थे कि रशिया चाहता था कि कहीं से भी ऐसा ना हो कि सैबोटाज हो और उसका पूरा जिम्मा इनके ऊपर हो। दूसरी बात, जो खास तौर पे न्यूक्लियर कैपेबल जितनी भी एरियाज हैं उनको डोमिनेट करना रशिया के लिए इसलिए भी जरूरी था कि कहीं ऐसा ना हो ऐसे किसी न्यूक्लियर वॉरहेड का इस्तेमाल करते हुए रशियंस या फिर उसके आसपास को अटैक हो और एक बार फिर से इंटरनेशनली रशिया की काफी थुथु हो। तो ये प्रिकॉशनरी मेजर भी था और साथ में डोमिनेंस मेजर भी था। मतलब कीव से पहले पुतिन चाहते हैं रशियन आर्मी द्वारा यूक्रेन को पूरी तरह लैंड लॉक कर दिया जाए और पुतिन इसी रणनीति पर चल रहे हैं। पुतिन के लिए कीव जितनी बड़ी चुनौती बन गई है उतनी ही बड़ी चुनौती जेलेंस्की भी बन चुके हैं। जेलेंस्की कौन से बंकर में छुपे हैं पुतिन की सेना नहीं पता लगा पा रही है। यूरोपियन मीडिया का तो यह भी दावा है कि राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की की हत्या के लिए रूस ने 400 से ज्यादा स्पेशल लड़ाके यूक्रेन भेजे हैं। ये लड़ाके वैगनर मिलिट्री ग्रुप से लिए गए हैं। ये ग्रुप पिछले कई सालों से सेना और खुफिया ऑपरेशंस को लेकर विवादों में रहा है और इस पर मानवाधिकार उल्लंघन के कई आरोप भी लगे हैं। आखिर वैगनर मिलिट्री ग्रुप इतना विवादित क्यों है? वैगनर एक प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप है जिसे पुतिन के सबसे करीबी लोग चलाते हैं। यह ग्रुप रूसी सरकार का अंग बनकर काम करता है और आपात स्थिति में पुतिन के आदेश पर अपनी भूमिका निभाता है। दावा इस बात का भी है कि अफ्रीका के कुछ लड़ाके हायर किए गए हैं जिन्हें जेलेंस्की की हत्या कर कीव पर रूस का कब्जा करवाने का जिम्मा दिया गया है। इसके लिए उन्हें काफी मोटी रकम दी गई है। वैगनर ग्रुप पर आरोप है कि यह दुनिया भर में रूसी सरकार के अभियानों में खुफिया तरीके से यानी गुप्त रूप से लड़ाई लड़ता है। ब्लूमबर्ग की साल 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस ग्रुप में करीब 6000 लड़ाके हैं। इनकी मौजूदगी यूरोप से लेकर लीबिया, सीरिया, मोजाम्बिक, माली, सूडान और मध्य अफ्रीकी गणराज्य तक मानी जाती है। यह भी कहा जाता है कि लीबिया में इस समय चल रहे गृह युद्ध में इनकी भूमिका है। इससे पहले अक्टूबर 2015 से लेकर 2018 तक वैगनर ग्रुप ने सीरिया में रूसी सेना और बशर अल असद की सरकार के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। वैगनर के 500 लड़ाकों ने 4 घंटे लंबी चली एक लड़ाई में अमेरिकी कमांडो को पीछे धकेल दिया था। साल 2014 में क्रीमिया और डोनबास में हुए संघर्ष में भी ये सक्रिय रहा था। तब इस ग्रुप ने कई यूक्रेनियन लोगों को भी मार गिराया था। जेलेंस्की भी आरोप लगा चुके हैं कि पुतिन का नंबर 1 दुश्मन वही है और इस अदावत की शुरुआत जेलेंस्की के चुनाव जीतने के बाद से ही शुरू हो गई थी, क्योंकि पुतिन नहीं चाहते हैं कि जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति बने। पुतिन को इस बात का पता था कि जेलेंस्की का झुकाव अमेरिका और यूरोपीय देशों की तरफ है और यह बात सही भी साबित हुई। जब जेलेंस्की नाटो के सदस्य बनने के लिए हाथ पांव मारने लगे और पुतिन ने युद्ध का विकल्प चुना तो इसके लिए वो जेलेंस्की के फैसलों को ही जिम्मेदार मानते हैं। बात यही नहीं रुकती है। जेलेंस्की और पुतिन के बीच इंफॉर्मेशन वॉर भी चल रही है, जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की पुतिन से आगे चल रहे हैं। कभी वो रूस की जनता के नाम भावुक अपील जारी करते हैं तो भगोड़ा कहने के आरोप पर तुरंत वीडियो जारी कर जवाब देते हैं कि वो कहीं भागे नहीं है, कीव में ही है और आखिरी दम तक लड़ेंगे। इसी जज्बे का नतीजा है कि सोशल मीडिया पर जेलेंस्की एक तरह से हीरो बन गए हैं। विक्टिम कार्ड जेलेंस्की के पक्ष में दिख रहा है, जबकि पुतिन का काउंटर उन पर सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि इतनी बड़ी पुतिन की सेना जेलेंस्की को क्यों नहीं ढूंढ पा रही? जेलेंस्की कौन से बंकर में छिपे हैं? जब से लड़ाई शुरू हुई है, जेलेंस्की आर्मी वर्दी में 2 बार दफ्तर के बाहर आकर अपनी बात कह चुके हैं। रिपोर्ट आई थी कि यूक्रेन के राष्ट्रपति के आवास मिरेनिस्की पैलेस पर भी हमला हुआ था, जिसके बाद से ही वो छिप गए हैं। लेकिन जेलेंस्की तकरीबन हर रोज वीडियो से अपने संदेश भेज रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि वो कीव में ही है। यूक्रेन के पूर्व प्रधानमंत्री अज़रोव का कहना है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की कीव में ही एक बंकर में हो सकते हैं। ये बंकर इतना मजबूत है कि न्यूक्लियर अटैक का भी इस पर असर नहीं होगा। अलग अलग दावे हैं। इन दावों के बीच खबर यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की सीधे पुतिन से बातचीत करना चाहते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति दफ्तर के डिप्टी हेड के हवाले से यह दावा किया गया है। यूक्रेन राष्ट्रपति के इस बड़े अफसर ने संकेत दिया है कि जेलेंस्की पुतिन से बातचीत को तैयार हैं, उनसे सीधे बातचीत करना चाहते हैं। यूक्रेन की ओर से यह बयान उस समय आया है जब कल दोनों देशों का डेलीगेशन बातचीत की टेबल पर तीसरी बार बैठने वाला है। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि बातचीत से ही रास्ता निकल जाए और युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।